देखो बच्चा लोग, ये आपका नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस रहेगा। अगली टेस्ट जब भी होगा, कमिंग संडे हो या नेक्स्ट कमिंग संडे हो, वह आपका सिलेबस रहेगा। बिल्कुल अनाउंस कर दिया ब्लैक बोर्ड पे, चला जाएगा पीपीटी के फॉर्म में, ठीक है ना। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज तक पढ़ लिया था। उसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करवाया था बच्चा, डेड स्पेस वॉल्यूम बताया था। कितना वैल्यू होता है बच्चा? 250, 150, कितना होता है बच्चा? 150 ml होता है। वह वॉल्यूम ऑफ एयर क्या करता है बच्चा? किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम याद है सबको? कोई बताएगा? हाँ बताओ बच्चा, सब पूरा वॉल्यूम बता दीजिए आप। टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी 1000 से 1100, रेसिडुअल वॉल्यूम से 100 कम चलता है उसमें। और कैपेसिटी, थैंक यू, बैठ जाइएगा, अच्छा बात है। लंग कैपेसिटीज कौन बताएगा? चलो आप लोग दोनों आगे हो, मूड फ्रेश करके बाहर से आप लोग दोनों मिल करके लंग कैपेसिटीज को एक्सप्लेन करो। लंग कैपेसिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग कैपेसिटी एंड उनका वैल्यू बताओ बच्चा। क्या है? डिस्प्रेशन में हो क्या? एक्सप्रेशन, हाँ मतलब वैल्यू बताओ ना, वैल्यू बताओ ना, एक्सप्रेशन बताओ। लंग कैपेसिटीज, हरिओम नहीं पढ़े हो? कल एब्सेंट आप क्यों थे? वही मैं जानना चाहता हूँ। घर चले गए थे? बहुत सुंदर बात है। चलो बच्चा सब लोग अपना एनसीईआरटी ओपन करो। नेक्स्ट देखो टॉपिक निकालो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें जो पॉइंट अंडरलाइन करवाऊंगा एनसीईआरटी से अंडरलाइन करते चलना है। ये टॉपिक को एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन करवा दे रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस सभी लोग निकालो, अपना एनसीईआरटी ओपन करो। बताना बच्चा, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज मेनली 2 जगह होता है। बात नहीं। गैसियस एक्सचेंज मेनली कितने जगह होता है? 2 जगह होता है। कहाँ होता है बच्चा? पहला गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स और एल्वियोलाई के बीच में, बोलो। और दूसरा गैसियस एक्सचेंज बच्चा लंग्स और एल्वियोलाई, सॉरी लंग्स और मतलब बोलो, लंग्स बोलो या फिर एल्वियोलाई बोल दो। और कहाँ बच्चा? एंड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ होता है बच्चा? टिश्यू एंड ब्लड के बीच में। कहाँ होता है? टिश्यू एंड ब्लड के बीच में होता है गैसेस एक्सचेंज। तो गैसेस एक्सचेंज मेनली कहाँ होता है बच्चा? 2 जगह होता है। तो पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लेना बच्चा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, लिखा हुआ है। ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। उसके पहले एनसीईआरटी लाइन लिख रहा है, एल्वियोलाई इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लिखा हुआ है ना, यानी वो इस बात को बता रहा है, मेन साइट की बात कर रहा है। यानी यहां बता रहा है कि सबसे पहले गैसेस का डिफ्यूजन कहां हो रहा है बच्चा? लंग्स और ब्लड के बीच में, यानी एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में हो रहा है। उसके अलावा ऑल्सो लिखा हुआ है ना, ऑल्सो गैस का एक्सचेंज कहां पर हो रहा है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है। यानी गैसेस एक्सचेंज के बच्चा 2 साइट है। तो पहला पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अंडरलाइन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। पॉइंट का मतलब समझ में आया ना? ऑल्सो शब्द लिख करके पूरा गेम पलट दिया है। अगर सिर्फ लिखा रहता है, अगर यही असर्शन रीजन में आ जाए, ऑल्सो को रिमूव कर दिया जाए, तो बिल्कुल स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है फॉल्स हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? सिर्फ ब्लड एंड टिश्यू के बीच में थोड़ी हो रहा है, लेकिन बस ऑल्सो टर्म एक ऐड कर देने से स्टेटमेंट सही हो गया। समझ में आई ना? मतलब ऑल्सो यानी उसके अलावा यहां भी होता है गैस का एक्सचेंज। तो उसके अलावा, इसके अलावा कहां हो रहा है बच्चा? एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में हो रहा है। समझ में आया ना? इस तरीके से सर्कुलर रीजन बनेंगे। आगे देखिएगा, तो बच्चा जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, तो गैसेस एक्सचेंज किस प्रोसेस के थ्रू होता है बच्चा? तो जो इन दोनों जगह जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है कैसा होता है बच्चा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बच्चा गैसियस एक्सचेंज होता है।
ठीक है ना। तो डिफ्यूजन कैसे होता है बच्चा, अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट या अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। तो यहाँ पे बच्चा हम बात करेंगे प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे, यानी जो डिफ्यूजन हो रहा है बच्चा, तो जितने सारे फैक्टर्स डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे, क्या वही सारे फैक्टर्स यहाँ पे गैसेस के डिफ्यूजन को भी अफेक्ट करेंगे? तो कौन कौन से फैक्टर है, दूसरा क्वेश्चन बनता है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो आगे एनसीईआरटी देखोगे तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द, लिखा हुआ है मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अरे नहीं समझ में आई क्या बात, यानी गैसेस कैसा कहां से कहां मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। क्लियर है बच्चा। दूसरा क्या है बच्चा, सॉल्युबिलिटी। दूसरी क्या है बच्चा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जो गैस पानी में यानी ब्लड में, प्लाज्मा में जो अच्छे से घुलेगा वो आसानी से ट्रांसपोर्ट होगा क्या, अरे बोलो। तो दूसरा क्या होगा बच्चा, सॉल्युबिलिटी। तीसरा क्या होता है बच्चा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में सब लोग अंडरलाइन कर लेना इन बातों को, ये सबका सब PYQ है, ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा, सब एनसीईआरटी का लिखा हुआ लिखा जा रहा है। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। 3 फैक्टर हैं, अगर हमें एक 4 फैक्टर और बनाना हो तो हम बना सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स। QR कोड आ गया, क्या हो गया बच्चा, सरफेस एरिया ऑफ लंग। देखो 3 एनसीईआरटी, हाँ अल्वियोलाई, सरफेस एरिया लंग्स यानी लंग्स किसका बना हुआ है, अल्वियोलाई का, ब्रोंक्यूल्स का। ओवरऑल जो अल्वियोलाई का सरफेस एरिया होगा वही ना लंग्स का सरफेस एरिया होगा, समझ में आई ना। तो आपको बता दें सरफेस एरिया ऑफ जो लंग होता है बच्चा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ लंग्स कितना होता है मालूम है, जान के आश्चर्य हो जाए। एक टेनिस कोर्ट देखे हो, जो ओलंपिक का टेनिस कोर्ट होता है, नॉर्मल खेलने वाला टेनिस कोर्ट नहीं, ओलंपिक में स्टैंडर्ड जो होता है ना टेनिस कोर्ट, उसके एरिया के बराबर लंग्स का सरफेस एरिया होता है बच्चा। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा सरफेस एरिया लंग्स का, तभी चीजें आसानी से डिफ्यूज कर पाती हैं। ये किसके सरफेस एरिया ऑफ लंग्स इज नियरली इक्वल टू टेनिस कोर्ट। समझ में आ गई बात बच्चा। तो सरफेस एरिया ऑफ लंग्स बहुत बड़ा होता है। अब ये मत पूछ देना सर टेनिस का कोर्ट कितना होता है, ये हमें भी नहीं पता है, पहले ही बता रहा है, जाके देख लेना। क्रिकेट का पूछोगे मैं बता दूंगा, टेनिस का नहीं पता है। तो देखो अब आते हैं एक एक करके बात करते हैं। तो गैसेस का मूवमेंट बच्चा किस किस बातों पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मुझे याद नहीं करना है, आप लोग को याद करना है, तो आप लोग बोलिए, दही जमा के मुंह में मत रखिए। किस किस बातों पर निर्भर करता है बच्चा, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन और बच्चा सरफेस एरिया। तो प्रेशर ग्रेडियंट बोलो या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे बच्चा प्रेशर ग्रेडियंट हम क्या पढ़ेंगे बच्चा, पार्शियल प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चा, इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, गैस के मिक्सचर में, गैस का कोई मिक्सचर है उसमें कोई इंडिविजुअल गैस कितना प्रेशर लगा रहा है, वही तो पार्शियल प्रेशर होता है ना बच्चा। तो जब आप एयर को इनहेल कर रहे हैं तो एयर क्या है बच्चा, गैसेस का मिक्सचर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन हमारे काम का तो 2 ही गैस है ना बच्चा, ऑक्सीजन एंड CO2 है। हमारे काम का तो यही 2 गैस का लेना देना है, काम का है ऑक्सीजन एंड CO2। तो गैसियस के मिक्सचर में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होगा, वह पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा टोटल मिक्सचर में। एंड CO2 का कितना प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर कितना होगा टोटल मिक्सचर में, वह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहलाएगा। ऑलरेडी आप लोग मोल्स पढ़ रखे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रखे हैं, तो उसमें पार्शियल प्रेशर पढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत। अब जरा देखिएगा टेबल, आगे आ जाना बच्चा। टेबल, टेबल बच्चा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं पूछा गया है, मतलब और कोई वर्ड है जिसकी इसकी इंपॉर्टेंस बताई जा सके तो इसको कम पड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, समझ में आई बात। तो चलो देखो इसी टेबल को बच्चा हम इस डायग्राम से समझते हैं। पुरानी वाली बुक देना है, बड़ी मोटी बुक लग रही है। तो देखो नेक्स्ट बुक पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सॉरी। देखो बच्चा, तो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, मैं उसको बना रहा हूं डायग्राम को, आप लोग समझिएगा। देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है बच्चा, ये लंग्स बना रखा है। एनसीईआरटी में क्या बना रखा है, लंग्स बना रखा है, ठीक है ना।
यहाँ पे फिर क्या बना बच्चा रखा है, हार्ट बना रखा है, 4 चैम्बर का हार्ट बना रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पे बच्चा क्या बना रखा है, बॉडी टिश्यू बना रखे हैं। क्या बना रखा है बच्चा, टिश्यू बना रखा है। क्लियर है ना बच्चा, यही 3 कंपोनेंट्स बना रखा है। देखिएगा तो अल्वियोलाई बना रखा है, यानी लंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, फिर आपका हार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, देन आपका बच्चा बॉडी टिश्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसमें एक्चुअली अगर मेंशन करने के लिए आता है तो आपका पार्शियल प्रेशर ही मेंशन करने के लिए आता है। हमने क्या पढ़ा है बच्चा, और आपने पहले से पढ़ रखा है कि गैसेस का इधर से किधर मूव करते हैं बच्चा, गैसेस हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। हाई प्रेशर से बच्चा लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं क्या, बोलो। अब मुझे बताइएगा अल्वियोलाई में यानी लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा बच्चा, बताओ, देख कर बता सकते हो, अभी सीख रहे हो आप लोग, बता सकते हो, बोलो। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है बच्चा, 40 होता है क्या, कितना होता है 40। अगर वही पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की बात की जाए तो कितना होता है, कितना होता है बच्चा, 104। कोई तकलीफ। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में बात करें बच्चा, तो CO2 का कंसंट्रेशन कितना होता है, 0.3। कितना होता है पार्शियल प्रेशर CO2 का, 0.3। देखो अगर पी छूट जाए तो यानी पार्शियल प्रेशर ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चा, बोलो 159। इसको मैं रफ में ना 160 से याद कर रखा हूं, 1-2 आगे पीछे होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है बच्चा, लगभग 160। एग्जैक्ट रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, 159 राउंड फिगर में 160 बोल सकते हो। तो जरा देखो एटमॉस्फेयर में आपको ऐसे ही पता है कि CO2 की मात्रा कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लंग्स में बच्चा आपको याद रखना है, कैलकुलेट नहीं करना है, आपको एज इट इज याद रख लेना। लंग्स में कितना प्रेशर होता है बच्चा, 104, ऑक्सीजन का, CO2 का 40। कोई दिक्कत बच्चा। अब बच्चा यहां से हमारा कैपिलरीज आएगा, देखो एक यहां से ऐसे अगर हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बनाए तो यहां से कैपिलरीज इसमें आएगा बच्चा, फिर इसी से करके पंप होकर हार्ट के पास चला जाएगा, क्या लंग्स के पास चला जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजनेशन होगा। डायरेक्ट इतना क्यों तामझाम कर रहा हूं, देखो यहां से ब्लड आया है डीऑक्सीजन, कहाँ है, इसमें क्या आएगा बच्चा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। टिश्यू के पास से यहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा। टिश्यू में क्या हो रहता है, बॉडी सेल्स में क्या हो रहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में O2 प्रोड्यूस होगा कि CO2 प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या प्रोड्यूस होने वाला है, CO2 प्रोड्यूस होगा। और ऑक्सीजन का तो रिलेटिवली लेके चलोगे, ऐसा तो नहीं कि O2 नहीं रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है तो O2 तो होगा ही होगा, लेकिन CO2 की मात्रा यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, O2 की मात्रा कम होगा। अभी बस इस पर बात करो। तो इसमें CO2 की मात्रा, तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया बच्चा, DO2 लिख दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में, हार्ट ने पंप किया वापस लंग्स के पास। अब यहाँ पे एयर का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा बच्चा, यानी इसे बोल देंगे ऑक्सीजनेशन, क्योंकि यहाँ पे एयर क्या हो रहा है, एयर में यहाँ पे जो ब्लड है इसमें एयर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है। ये वापस कहाँ आएगा बच्चा, हमारा हार्ट में आएगा, हार्ट फिर से पंप करेगा और कहाँ पहुंचा देगा बच्चा, टिश्यू के पास पहुंचा देगा। रफ आइडिया सर्कुलेशन का है ये, जरा देखिएगा। अब बताना यहाँ पे मुझे, जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा क्या, O2 रिच ब्लड होगा। तो जो आपको एनसीईआरटी में पल्मोनरी वेन दे रखा है, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कहते हैं ना कि वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। बचपन में 11th क्लास में यही तो याद किए हैं, है कि नहीं। तो पल्मोनरी वेन क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। तो ठीक है बच्चा, सेम ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू टिश्यू में आएगा क्या। जरा आप लोग हमें आप सिस्टेमिक सर्कुलेशन का बताइएगा बच्चा। तो इसमें बताना पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। रफ आइडिया जरा देखना बच्चा। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे सर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा, CO2 की मात्रा कम होगा, तो यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, CO2 का कंसंट्रेशन कम होगा। तो कितना होगा बच्चा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, 95, CO2 का कंसंट्रेशन 40, कितना होगा बच्चा 40। अब अगर टिश्यू लेवल पे बात करो, टिश्यू पे बताना बच्चा, टिश्यू पे कितना होता है O2 45, टिश्यू लेवल, अच्छा सॉरी 40, और इसमें बच्चा 45 होगा। और इसमें बताना बच्चा, इसमें बताइएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा एंड O2 का कंसंट्रेशन
कम होगा। O2 कितना रहेगा बच्चा, बोलो O2 बताओ, O2 40 होगा, CO2 कितना होगा 45 होगा। प्रेशर लिखना पहले समझ गए। अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट का गेम समझो कैसे हो रहा है। अब जरा देखिएगा, हाँ अच्छा यहाँ पे बताना, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इसी से कंपेयर कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि जो यहाँ रहेगा बच्चा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है ना, इसे कंपेयर कर लेना। अब जरा देखो लंग्स में बच्चा CO2 का प्रेशर कम है, CO2 का प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। और इसमें बच्चा देखोगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर ऑब्वियसली बात है इससे तो कम ही रहेगा लंग एल्वियोलाई से, और CO2 का प्रेशर इसमें ज्यादा। तो क्या होगा बच्चा, ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर डिफ्यूजन हो जाएगा, ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर डिफ्यूजन होगा। और CO2 बच्चा ये जो ब्लड है, ब्लड सेल्स में जो है ना कार्बाबिनो हीमोग्लोबिन, यानी जो CO2 डिसॉल्व है प्लाज्मा के फॉर्म में, वो बच्चा कहां फ्यूज होकर चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। क्योंकि देखो डिफ्यूजन इसलिए हुआ बच्चा क्योंकि डिफ्यूजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट होता है। हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में आया है, यानी ब्लड में लो प्रेशर होगा, लंग्स में हाई प्रेशर होगा। समझ में आ गया ऑक्सीजन की बात। अगर CO2 की बात करें तो CO2 का जस्ट रिवर्स कर दो, CO2 का प्रेशर ब्लड में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्वियोलाई लंग्स। कोई दिक्कत बच्चा? तो बच्चा CO2 बाहर चला गया, बोलो ऑक्सीजन अंदर आ गया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा, बोलो सही है यहां तक में? यानी अब हमारा ब्लड कैसा हो गया बच्चा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। कैसा ब्लड हो गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करेगा। तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अब बात करो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना पार्शियल प्रेशर है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 95 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां मिलेगा बच्चा? आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में मिलेगा। आगे जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन सब आ जाएगा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मिल गया बच्चा, कितना हो गया इसमें? 95। एंड CO2 कितना हो गया बच्चा? 40। यही सर प्रेशर यहाँ भी तो होगा ना बच्चा। तो जरा देखिएगा अंदर में CO2 का प्रेशर कितना है टिश्यू के अंदर? 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, यानी टिश्यू के अंदर CO2 का प्रेशर ब्लड में, तो CO2 क्या बच्चा ब्लड में वापस चला जाएगा? बोलो। और बच्चा ऑक्सीजन का प्रेशर बच्चा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और CO ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पे 40। तो प्रेशर ग्रेडियंट का अंतर हुआ बच्चा। तो यहाँ पे जो आपका पिगमेंट बना है ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन जो जुड़ा है, वह पिगमेंट वापस क्या हो जाएगा बच्चा? अलग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा और वह ऑक्सीजन वापस टिश्यू में आ गया। अब वह पिगमेंट हीमोग्लोबिन का बच्चा फ्री हो गया। अब CO2 बाहर निकल जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, बोलो। अब वो CO2 किसके साथ बाइंड कर जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करेगा और वापस फिर यहाँ पे आएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और फिर बच्चा वापस चला जाएगा। तो यानी इसमें कुल मिला के बात क्या रखना है कि जो मूवमेंट ऑफ गैसेस हो रहा है बच्चा अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट हो रहे हैं। यहां भी देखिएगा ऑक्सीजन अंदर आया है, टिश्यू के अंदर आया है। क्यों अंदर आया है? क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर 40 है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना बच्चा? 95 है। तो ब्लड में 95 है, टिश्यू के अंदर 40 है, तो ब्लड से टिश्यू के अंदर ही आएगा ना, बोलो। CO2 का देखो तो 45 है, CO2 का कितना है? 45 है टिश्यू के अंदर, और ब्लड में कितना है बच्चा? 40 है। तो ब्लड में लो प्रेशर हुआ ना, तो हाई से लो चला जाएगा, टिश्यू के बाहर ब्लड में आएगा। अब फिर वही बच्चा हमारे लंग्स के पास आएगा, लंग्स पे सीधे कंडीशन रिवर्स होगा, CO2 बाहर जाएगा, फिर से ऑक्सीजन अंदर आएगा। तो ये डायग्राम समझ में आई? क्या डायग्राम दे रखा है? कोई दिक्कत? डायग्राम देखो, वो डायग्राम फोकस करो उस पर, वही डायग्राम एज इट इज आपको आएगा। साइन पे बस ध्यान देना है बच्चा, O2 का मूवमेंट किधर हो रहा है, CO2 का मूवमेंट किधर हो रहा है, और उनका पार्शियल प्रेशर तो एज इट इज आपको याद करने पड़ेंगे। एक दिन में बैठ के करोगे नहीं होगा, क्या करो लिख लेना, जहाँ पे स्टडी टेबल है चिपका लेना, बार बार नजर जाएगा, याद हो जाएगा। हाँ, लिख करके चिपका लेना, क्योंकि बार बार बैठ के याद करोगे भूल जाओगे, याद करोगे भूल जाओगे, क्योंकि ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है बच्चा। तो इसलिए सामने बार बार नजर जाते रहेगी ना, अपने आप याद हो जाएगा।
तो जहाँ भी पढ़ते हो ना वहाँ पे लिख के चिपका लेना। जो भी डाटा वाला चीज़ हो ना बच्चा, चिपका लिया करो, बार बार नज़र जब टकराएगी अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये डायग्राम क्लियर हुआ बच्चा? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं? तो ये जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चा, अब आगे समझो। क्लियर हो गया ना बच्चा? तो हमने 3 कंपोनेंट पढ़े ना। पहला कंपोनेंट पार्शियल प्रेशर का पढ़ा, यानी प्रेशर ग्रेडियंट का पढ़ा। तो प्रेशर ग्रेडियंट किस तरीके से गैसेस के मूवमेंट में मदद कर रहे हैं, समझ में आ गया। दूसरा क्या था बच्चा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। आओ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो अब बचा है हमारे पास हीमोग्लोबिन। हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही जिम्मेदारी दी गई है ऑक्सीजन को कैरी करने की। हीमोग्लोबिन की जिम्मेदारी दी है CO2 कैरी करने के लिए भी। तो भाई साहब ये तो बेचैन हो जाएगा कि हम किसके साथ जुड़े, है ना। यानी देखोगे तो नेचुरली हीमोग्लोबिन ज़्यादा किसके साथ जुड़ना चाहता है? CO2 के साथ जुड़ना चाहता है। हीमोग्लोबिन की पसंद कौन है? CO2 है। ऑक्सीजन के साथ कहता है भारी मन से जुड़ता है आकर के। अब क्या करें, यहाँ पे खाली हैं तो चलो भाई जुड़ जाते हैं, लेकिन इसकी पहली पसंद CO2 होता है। लेकिन अगर CO आ जाए तो, 3 गैस आ जाए तो किसके साथ जुड़ेगा? भाई CO के साथ जाके जुड़ जाएगा। इसको मैं ऐसे बताता हूँ बच्चों को, हीमोग्लोबिन का अपना पसंद है ये, हीमोग्लोबिन की मम्मी का पसंद है ये, और हीमोग्लोबिन का पापा का पसंद है। भाई अपना पसंद हमेशा छोड़ना पड़ता है, तो ये तो भाई कर नहीं सकता है। अब दोनों के साथ तो जुड़ नहीं सकता है, मम्मी का पसंद भी नहीं ले सकता है, पापा का पसंद नहीं। अब लड़का तो लड़का का झुकाव जनरली मम्मी की तरफ होता है, तो अल्टीमेटली किसकी पसंद को मानेगा? मम्मी के पसंद को। लेकिन भाई साहब पापा प्रेशर लगा रहे थे कि तुम गलत, फिर से ऐसे, तो बच्चा क्या करता है? ना चाहते हुए पापा का भी बात मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता है। तो जैसे टिश्यू के पास आता है तुरंत मतलब CO2 के साथ जुड़ जाएगा। लंग्स के पास आएगा तो ऑक्सीजन के साथ भी तो जुड़ना पड़ेगा ना। तो सेम चीज है, इसीलिए एनसीईआरटी की लाइन लिखती है कि जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन का वह CO2 के पास 20 से 25% ज्यादा होता है बच्चा, हाइयर होता है ऑक्सीजन के मुकाबले। समझ में आई बात ना। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन है बच्चा रखा हुआ और यहाँ पे 2 चीज है, तो भाई साहब इसका जानने का पसंद इधर होगा। अगर तीनों है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तो लोग अपने पसंद को देते हैं, ना भी समय रहता तो समय निकाल लिया जाता है कि नहीं बच्चा। तो ये तो स्पेशल केस बनता है, ठंडी में बनता है। पहले गांव में देखते थे ना, ठंडी में लोग जब गर्म कर कुछ आग लेकर के रूम में सोते थे, थोड़ा सा मध्यम जलाते थे, रात को कोयला जला के सोते थे ना ठंडी में, सब रूम को बंद करके सोते थे, हमेशा के लिए सो जाते थे। क्योंकि होता क्या था, जैसे ये रूम का फुल वेंटिलेशन है, आप पूरी तरीके से पैक कर दो तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ तो ऑक्सीजन अभी भी इसमें है ना। अब इसमें आप बर्निंग कर रहे हो, कोयले जला रहे हो, ठीक है, तो कोयला जलेगा तो ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा, ऑक्सीजन आप भी कंज्यूम कर रहे हो। तो एक समय के बाद क्या इस रूम में ऑक्सीजन 0 हो जाएगा? क्या बचेगा बच्चा? CO2 बचेगा और CO बचेगा। अब यही बच गया ना, ऑक्सीजन तो गया, अब ये दोनों बच गया। अब जब CO2 भी है बच्चा, क्योंकि देखो पार्शियल प्रेशर अभी भी इसका ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा, तो जैसे जैसे जब CO2 का इनकम्प्लीट कंबशन होगा तब क्या बनता है बच्चा? CO बनता है, ठीक है ना। अब CO भी है, CO2 है, हीमोग्लोबिन को और क्या चाहिए? CO2। चलो तुम छोड़ो, मैं तो चला। अब टिश्यू के पास CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है क्या बच्चा? और CO2 हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं ना, तो CO2 का कंसंट्रेशन टिश्यू पे बढ़ते जा रहा है। वो इंतजार कर रहा है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन तो बिजी है, वो आ ही नहीं रहा है, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं रहा है। तो अल्टीमेटली बॉडी में क्या होता है बच्चा? टॉक्सिसिटी काउज हो जाती है। इसलिए उस पेशेंट को क्या लिया जाता है? हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? ऑक्सीजन मास्क लगाता है, बाहर से ऑक्सीजन प्रेशर के थ्रू दिया जाता है कि अगर ऑक्सीजन दोगे जितना ज्यादा, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ा हुआ है बच्चा? CO के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो जब हीमोग्लोबिन दोगे, बाहर से ऑक्सीजन दोगे, तो ये CO किस में कन्वर्ट होगा? पहले CO2 में कन्वर्ट होगा। अपना पसंद से पहले मम्मी के पसंद के पास लाओ, यानी लेस टॉक्सिक के पास लाओ। अब फिर जब और ऑक्सीजन दोगे बच्चा, तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा क्या? फिर अब CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब बाहर से आप और ऑक्सीजन दे रहे हो, फिर तो गेम पार्शियल प्रेशर का हो गया ना बच्चा, कि आप बाहर से प्रेशर ऑक्सीजन का आप बढ़ा रहे हो, तो ना चाह करके भी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए कहता है ना कि कोई भी चीज गर्म पूरे रूम को बंद करके मत सोया करो, पता नहीं कब CO आ जाए और हीमोग्लोबिन दगा दे फिर समझ लो जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है।
तो कुल मिला के अंडरलाइन कर लेना बच्चा इस बात को कि सबसे ज्यादा एफिनिटी किसका है, CO का सबसे ज्यादा एफिनिटी है। एनसीईआरटी तो CO के जिक्र ही नहीं कर रखा है, किसका जिक्र कर रखा है, CO2 का। देखो पसंद गंदा ही होता है, CO2 भी टॉक्सिक है, CO भी टॉक्सिक है, ऑक्सीजन अच्छा है तो इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चा। हाँ, अंडरलाइन पॉइंट को करेंगे आप लोग, क्या करिएगा, लिखिएगा एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ O2। पॉइंट बच्चा एग्जाम में एज इट इज पूछा गया है। तो देखो तुमने पहला क्या पढ़ लिया बच्चा, प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ लिया, क्या दूसरा क्या पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्या आता है बच्चा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थर्ड लिखिएगा फैक्टर, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब बताओ एक मेम्ब्रेन ज्यादा थिक है, एक मेम्ब्रेन कम थिक है, तो डिफ्यूजन किसके थ्रू आसानी से होगा, जो लेस थिक मेम्ब्रेन है। तो पहला क्वेश्चन यहां से बनता है बच्चा, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन होती कितनी है, मेम्ब्रेन का थिकनेस कौन कौन सा लेयर बना रहा है। तो पहली बात देखो, ये हमारा क्या हो गया बच्चा, अल्वियोलाई हो गया। क्या हो गया बच्चा, अल्वियोलाई हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ब्लड कैपिलरीज हो गए। क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज हो गया। इस ब्लड कैपिलरीज पे तो अल्वियोलाई रेस्ट कर रहा होगा ना बच्चा, तो बीच में क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया बच्चा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। तो देखो अल्वियोलाई का बच्चा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट सबस्टेंस वही चीज, बेसमेंट होना चाहिए। बेसमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीजों को ज्वाइन करने वाला, दो चीजों को ज्वाइन करने वाला, जिसके ऊपर रेस्ट कर सके, जगह दे सके। तो इसी पे तो रेस्ट कर रहा है ना अल्वियोलाई हमारा, और इन दोनों को ज्वाइन ही तो कर रहा है ना, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। आप पढ़े हो बच्चा, ब्लड कैपिलरी के कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं, 2 लेयर नहीं 3 लेयर होते हैं। तो बच्चा ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम, ठीक है बच्चा, और बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बच्चा मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियोलाई, मेम्ब्रेन ऑफ अल्वियोलाई। यानी बच्चा पहली बात तो ये ध्यान देना है कि मेम्ब्रेन कौन कौन सा बना रहा है, जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इसी से बन रहा है ना बच्चा, यहां से ऑक्सीजन आएगा और इसको क्रॉस करके सीधा ब्लड में आ जाएगा। बोलो, तो पहली बात ये ध्यान देना कि मेम्ब्रेन बना कौन रहा है। तो मेम्ब्रेन बच्चा हमारा पूजा गुप्ता। देखो तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कौन कौन बना रहा है, रिपीट करो मेरे साथ, कौन कौन है बच्चा, अल्वियोलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। मजे की बात है, एनसीईआरटी लिखता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का थिकनेस है 1 मिलीमीटर से भी कम होता है। कितना कम होता है, 1 मिलीमीटर से कितना कम, तो लगभग बच्चा 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है कितना होता है बच्चा, इसका थिकनेस कितना है, 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। इस बात को अंडरलाइन करो बच्चा, आगे अंडरलाइन करो। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, लिखा हुआ है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, आ गया ना, अल्वियोलाई का स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा लिखिएगा बेस स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, आया क्या, और नेक्स्ट क्या आया बच्चा, बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सबस्टेंस इन बिटवीन देम। अरे बोलो, इन तीनों की थिकनेस कितनी है बच्चा, लेस देन अ मिलीमीटर। कितना है बच्चा, लेस देन अ, ये भी बात को अंडरलाइन कर लो, कितना है बच्चा, लेस देन अ मिलीमीटर। कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा। तो कितना होता है बच्चा, 0.5 माइक्रोन मीटर या माइक्रोमीटर। क्लियर है ना बच्चा, इस बात को भी अंडरलाइन करो, लेस देन मिलीमीटर पूछा हुआ लाइन है ये स्टेटमेंट में। कोई दिक्कत है बच्चा। तो अब जरा बता, हमने डिफ्यूजन, जो गैसेस का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा था, वो कितने फैक्टर पर डिपेंड था, कौन कौन से, प्रेशर ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन के बारे में बताओ, कौन कौन सा है पार्ट, कौन कौन से, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ अल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन बच्चा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। क्लियर है ना। इसका थिकनेस कितना होता है, लेस देन अ मिलीमीटर।
ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाओ बच्चा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होता है? 20 to 25 टाइम्स हाइयर सॉल्युबिलिटी होता है बच्चा CO2 का एज कंपेयर टू O2। कोई दिक्कत बच्चा? एंड नेक्स्ट क्या है बच्चा? प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट बच्चा आपको CO2 का, ऑक्सीजन का अलग अलग बॉडी पोजीशन पे याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ना बच्चा? अब वापस आ जाते हैं बच्चा, अब हम लोग लिख लिख के पढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ गई बात? यहां से बस यही चीज क्वेश्चन में आता है। अब लिखोगे बच्चा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आगे हेडिंग हमारा होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो बच्चा, डाउट क्लियर करो। यहां तक में आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं। बोल नहीं रहे हो तुम लोग, नहीं बोलते हो क्या तुम लोग? हाँ, नहीं बोलना होता है? चलो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बच्चा, तुम्हारे पास कितने गैस है बच्चा? हाँ, क्या सिस्टमेटिक? सिस्टम, देखो सिस्टेमिक आर्टी कुछ नहीं, वर्ड को पकड़ो। सिस्टेमिक क्या होता है बच्चा? वो सर्कुलेशन जो हमारा हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जा रहा है, वह सिस्टेमिक कहलाता है। अब सिस्टेमिक ऑर्टा है यानी मेन ऑर्टा है जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को पहुंचा रहा है। सिस्टेमिक आर्टरी यानी जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आर्टरी जा रही है, यानी डायरेक्शन ध्यान देना, हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स क्या हो गया भाई? टिश्यू ही तो हो गया ना अल्टीमेटली, हायरार्की देखोगे तो। अगर वही डिफरेंट बॉडी पार्ट से वापस से हार्ट के पास आएगा तो सिस्टेमिक नहीं बच्चा, क्या कहलाएगा? पल्मोनरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टेमिक या पल्मोनरिक भी कहला सकता है। सिस्टेमिक देखो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, देखो अगर ऐसे सिंपल वे में समझें तो आपको समझ सकता है, समझना होगा। जैसे हार्ट हो गया हमारा, ये देखो ये हमारा हार्ट हो गया, हार्ट हुआ ना बच्चा, हार्ट 4 चैम्बर का हो गया। क्लियर है? ये सर्कुलेशन में डिटेल में आता है ऐसे आपको। ये क्या है हमारा बच्चा? लंग्स हो गया। क्या है हमारा? ये लंग्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चा? बॉडी पार्ट्स हो गया। क्या बोलो? बॉडी पार्ट्स हो गया। क्या बोलो? कोई दिक्कत? तो देखोगे तो दो जगह सर्कुलेशन चल रहा है। हार्ट ब्लड को हमारा बॉडी पार्ट्स के पास भी पंप कर रहा है और वही हार्ट हमारा बच्चा कहां भी पंप हो रहा है? लंग्स के पास भी जा रहा है। यानी बच्चा हार्ट यहां हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा बॉडी पार्ट्स के पास भी आ रहा है। बोलो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां आ रहा है? बॉडी पार्ट्स के पास भी आ रहा है। और ये वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के बच्चा वापस से हार्ट के पास जा रहा है। क्लियर है ना? सुन, हाँ हाँ वही आगे बता रहा हूं। और वापस से बच्चा अब ये हार्ट क्या कर रहा है? ब्लड को प्यूरिफाई करना है ना। ये हार्ट को क्या करना है? ब्लड को प्यूरिफाई करना, क्योंकि क्या हो गया? ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड को बच्चा वापस से हार्ट को भेजना पड़ेगा। क्या सॉरी लंग्स को भेजना होगा और लंग्स से वापस से हार्ट का ऑक्सीजनेशन होगा। अभी बोला CO2 रिच एयर को O2 रिच एयर में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजनेशन कहलाएगा। वो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में हमारा आएगा। क्या तो सर्कुलेशन दो जगह चला हमारा, एक बॉडी पार्ट्स की तरफ चला, हार्ट से बॉडी पार्ट्स और हार्ट से लंग्स की तरफ। तो लंग्स वाले को तो पल्मोनरी सर्कुलेशन बोल दोगे। अब बाकी बच्चा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ सर्कुलेशन चल रहा है वो क्या हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया। इससे सिंपल नहीं हो सकता है। सिस्टेमिक मतलब ऐसा समझ लो कि बॉडी सिस्टम, याद रखने का तरीका हो गया। हाँ, अब बाकी आप अपना विचार रख सकते हैं। क्या और सर बताइए? इसमें क्या एक्सेप्शन रहेगा? भैया वो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम होता है। पोर्टल सिस्टम यहाँ नहीं चलता, पोर्टल सिस्टम सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चलता है। वो सर्कुलेशन जब चैप्टर आएगी ना, ब्लड सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, उसमें पढ़ाया था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम सिंपली ये समझो, पोर्टल सिस्टम कुछ और नहीं होता है, ये हवा नहीं बना होता है पोर्टल सिस्टम का। देखो क्या, नॉर्मली हार्ट से अगर हमारे किडनी को ब्लड चाहिए, डायरेक्ट डिमांड करेगा क्या? क्यों नहीं डिमांड करेगा? डायरेक्ट हार्ट सप्लाई करेगा ब्लड किडनी को। अब लेकिन इसमें क्या होता है ना, दिक्कत पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे तुमको अपने हॉस्टल से तुम निकले, कोचिंग चलना है, तुम्हारा क्या मोरल ड्यूटी है? हॉस्टल से निकले डायरेक्ट कोचिंग में आ जाए।
लेकिन पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता ना कि चलो हॉस्टल से निकल गए, ट्रॉमा सेंटर के पास चाय अच्छा बनाता है, उधर से XYZ भी आ रही है, तो साथ में मिल लेते हैं, उसको लेके चल रहे हैं। यानी बॉडी पार्ट से डायरेक्ट ब्लड हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाना चाहिए था? हार्ट को जाना चाहिए था। भाई साहब किसी और के पास जा रहा है, किसी और बॉडी पार्ट्स के जा रहा है, उस बॉडी पार्ट से होके हार्ट के पास जा रहा है। समझ में आई बात ना? वह पोर्टल सर्कुलेशन होता है। यानी बीच में हम किसी एक और रिश्तेदार के यहाँ मिल लिए, दोनों लोग फिर मिलके साथ में चल रहे हैं, वो क्या होता है बच्चा? पोर्टल सर्कुलेशन होता है। क्या ये सर्कुलेशन यहाँ मत इसको इन्वॉल्व करो, ये सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है। यहाँ बस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या हम क्या पढ़ा रहे थे ये बताओ? ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहा था। बस तुम इतना ध्यान रखो, जब एक्सक्रीशन आएगा ना, जब आएगा ना बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उसमें बता देंगे दो तरह का सर्कुलेशन होता है। तो वो सिस्टेमिक का ही एक्सेप्शन है। नॉर्मली सिस्टेमिक में कौन सा था? बॉडी सिस्टम से हार्ट के पास जाना चाहिए था ना, वो रख नहीं, हम तो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, हम पहले इंटेस्टाइन से लीवर में जाएंगे, लीवर से होते डायरेक्ट इंटेस्टाइन का ब्लड कहाँ जाना चाहिए था? हार्ट को जाना चाहिए था। पहले कहता लीवर के पास भेजो इसको, फिर लीवर कहता चलो अब हम तुमको लेके चलते हैं। समझ में आई बात ना? तो ये चीज़ है पोर्टल सर्कुलेशन। सेम पोर्टल सर्कुलेशन मालूम बच्चा फ्रॉग में मिलता है, इसीलिए फ्रॉग हमारे सिलेबस में है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हमारा और फ्रॉग का मैच कर जाता है। कॉलेज में भी जाओगे तो एक्सपेरिमेंट सबसे फर्स्ट ईयर में फ्रॉग में ही करवाया था, क्योंकि लगभग चीज़ें मैच कर जाती हैं। चलो देखो, हाँ हम बच्चा पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो दो गैस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चा, CO2 का हो रहा है और O2 का हो रहा है। CO2 का कहाँ हो रहा है बच्चा? टिश्यू से लंग्स की तरफ हो रहा है, डायरेक्शन पे ध्यान देना। ऑक्सीजन का बच्चा कहाँ हो रहा है? लंग्स से टिश्यू की तरफ हो रहा है। ठीक है बच्चा? तो पहले देखो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चा जो लंग्स से टिश्यू की तरफ होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो फर्दर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। आरबीसी रहेगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। लगभग कितना बच्चा? 97%। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। और बाकी बच्चा रेस्ट ऑफ द 3% बच्चा हमारा कैसे होता है? डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। किस फॉर्म में होगा बच्चा? डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड प्लाज्मा। क्लियर है ना बच्चा? बोलो। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट लंग्स से बॉडी पार्ट्स की तरफ किस फॉर्म में हो रहा है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब हीमोग्लोबिन के साथ बच्चा ऑक्सीजन बाउंड हुआ है, बाइंड किया है, तो क्या हुआ बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है? 97% बोल सकते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो जा रहा है। और बाकी बचा ऑक्सीजन बच्चा हमारा डिसॉल्व फॉर्म में, यानी पानी में भी तो गैसेस घुले होते हैं ना, तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? मैक्सिमम वाटर ही तो है ना, उसमें डिसॉल्व होकर बच्चा जाता है। कोई दिक्कत है तो बताओ यहां तक में, बोलो। अब बच्चा CO2 का ट्रांसपोर्ट आप देखोगे तो एनसीईआरटी बोलता है कि 3 तरीके से होता है। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, कार्बोनिक एसिड के रूप में, और बच्चा डिसॉल्व फॉर्म में। कितना बच्चा? 3 तरीके से। बाइकार्बोनेट आयन के रूप में, किस फॉर्म में बच्चा? बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, और बच्चा कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोल सकते हो, कार्बोनिक या फिर एसिड के फॉर्म में बच्चा। और बच्चा हमारा आरबीसी के फॉर्म, आरबीसी के साथ बाउंड होकर के। इसका आपको परसेंटेज पे ध्यान देना है। तो बच्चा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में कितना होता है बच्चा? लगभग 7%। कितना बच्चा? लगभग 7%। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बच्चा 70%। अब बाकी बच्चा लगभग 20 से 25% है ना, ये लगभग 22-25% बच्चा आरबी के साथ में। तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड किया तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है। किसका फॉर्मेशन हुआ है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ है। जब बच्चा CO2 बाउंड करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा? CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। एनसीईआरटी देखो, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा बच्चा?
कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चा? कार्ब, एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आए हो? अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बच्चा? अरे बोलो, ये डाटा है, डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। ग्राफ बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। अभी तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज किस किस फॉर्म में हो रहा है ना, वो बता रहा हूं आपको। तो बताओ बच्चा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज लंग्स से टिश्यू की तरफ, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो फॉर्म में किया जा रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बच्चा, और बच्चा डिजोल्व फॉर्म में। ठीक है, अब यही जो CO2 हमारे टिश्यू लेवल पे बने हैं, उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? तो तीन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ज्यादातर, सबसे मिनिमम बच्चा कार्बोनिक एसिड या कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के फॉर्म में, एंड मीडियम में बच्चा, इंटरमीडिएट में किसके साथ बच्चा? कार्ब अमीनो Hb4 हीमोग्लोबिन के फॉर्म में किया जा रहा है। डाटा याद रखना है बच्चा, ये डाटा याद रखना, सारा डाटा एनसीईआरटी का है, सारा डाटा एनसीईआरटी का ही है। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ बच्चा। अब हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं बच्चा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे। आ जाओ, स्पेशली फोकस कर रहा हूं कहां पे? ये आइडिया लगे ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, किस किस फॉर्म में हो रहा है। चलो अब हेडिंग आ जाओ बच्चा। कोई कुछ बोला गया, कोई डाउट? अच्छा लिख रहे थे आप, बिल्कुल लिखिए। क्या हुआ नूतन, एकदम पालती वालती मार के बैठे हुए हो? अरे अच्छी बात है, मैंने कहाँ बोला कुछ, तुम ऐसे क्यों? अच्छी बात थी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत बताइए। नेक्स्ट में आ जाओ बच्चा। चलिए, हो गया यहां तक में? देखो इस देखो, मालूम है ये चीज जो मैं कर रहा हूं ना, ये चीज आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो ना तो समरी यही निकल के आता है। शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, तभी जाकर के बच्चा आपका चैप्टर 1 घंटे में, 25 मिनट में, आधे घंटे में रिवाइज होगा। कैसे बन रहा है ये, है कि नहीं? जैसे मुझे भी इतना बार पढ़ाया हूँ, कभी कभी चीज़ें मेरे भी दिमाग से स्किप होती है, तो भूलना याद करना तो लगा रहता है। बार बार पढ़ना होना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, और आप पढ़ते ही नहीं है, बस यही बात है। तुम लोग घर पे मेहनत ही नहीं करते, ऑब्वियसली बात बस यही है। कोई मतलब दिमाग का कमजोर नहीं है, सब दिमाग का बढ़िया है, बस तुम लोग मेहनत नहीं करते हो घर वहाँ पे। और क्या, घर पे जाके क्या करते हो? फ़ोन चलाते होगे, खाना खाते होगे, सोते होगे, शाम हो गया थोड़ा बहुत चाय पीने बाहर निकल जाते हो, तो दोपहर में जाके खाना खाओगे। कितनी बार बताएं, किसको किसको बताया जाए? सब कोई तो पूछ ही रहा है किसको किसको बताया जाए, किसको किसको नहीं बताया हूँ। मतलब सिंपल से एक बात मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम लोग किसी अपने पसंदीदा इंसान के साथ बैठे होते हो तो कभी कहते हो कि कितना देर टाइम कैसे बीत गया? और एनसीईआरटी को भाई साहब 1.5 घंटे से तो पढ़ रहे हैं, और कितने देर पढ़ना है? कभी रिग्रेट हुआ कि इतना देर पढ़ लिया पता नहीं चला? एग्जाम में पता चलता है ये सिर्फ, भाई साहब क्वेश्चन आ रहा है, टाइम निकल रहा है, 3 घंटे एग्जाम के बीत गए, अभी तो बैठे ही थे। होती है ना एग्जाम में जनरली, लेकिन जब पढ़ने के लिए बैठो 3 घंटा पढ़ना है, और एग्जाम में 3 घंटे बीत गए। दोनों चीजें सेम है, बस एक्सप्रेशन का अंतर है। चलो आगे बढ़े ना बच्चा, हो गया ना? अभी भी नहीं हुआ था आपका? तो बात मत लिख लेना ना, इतना क्या सोच रही हो। अब हेडिंग ला दो बच्चा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो एनसीईआरटी में बच्चा सुनो, बात नहीं, एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है। तो बताओ जनरली जो मैं बार बार टर्म ऑक्सीजनेशन यूज कर रहा हूं, ऑक्सीजनेशन है क्या बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना। ऑक्सीजनेशन है क्या? ऑक्सीजनेशन क्या है बच्चा? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है बच्चा? वही तो ऑक्सीजनेशन है ना। एनसीईआरटी में एक पॉइंट अंडरलाइन करोगे बच्चा, देखो हीमोग्लोबिन के में 4 जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में बताया, उसमें हीमोग्लोबिन जो है 2 कंपोनेंट का बना हुआ है, हीम और ग्लोबुलिन। हीम क्या होता है बच्चा? आयरन कंटेनिंग पार्ट होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो हीम बच्चा कितना होता है? 4 होते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाउंड कर सकता है। कितने मॉलिक्यूल के साथ बाउंड कर सकता है बच्चा? 4।
तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में बच्चा, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं बच्चा? 4 हीम यूनिट्स होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन है तो हीम कितने होते हैं? 4 होते हैं एक वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में। ठीक है बच्चा, ये 4 हीम यूनिट्स बच्चा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बच्चा बाइंड कर सकता है। याद रहेगा? बोलो, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड कर सकता है? 4 के साथ में बाइंड कर सकता है। एक और अंडरलाइन करोगे बच्चा पॉइंट, जैसे देखो एनसीईआरटी में ही है, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो देखो आपने बोला ना कि सर पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर है कि हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ेगा, है कि नहीं? पार्शियल प्रेशर, ठीक है, चाहे वो O2 का भी हो सकता है या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस विल डिटरमाइन विच गैस विल बाउंड टू द हीमोग्लोबिन। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है तो कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा, कार्बोएमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्लियर है ना? तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं बच्चा, जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे ना सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? तो बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अलावा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में मदद करते हैं? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए बच्चा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए आपको क्या चाहिए? हाई PO2 चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 चाहिए, कोई दिक्कत? लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन चाहिए, H प्लस आयन का भी कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होना चाहिए, एंड लो टेम्परेचर चाहिए। कितना चाहिए बच्चा? लो टेम्परेचर चाहिए। ये सारे कंडीशन अगर होंगे तब इफिशिएंटली ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। हाई H प्लस, हाई अगर होगा बच्चा तो फिर क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। ये कंडीशन एट एल्वियोलाई है बच्चा, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो यह कंडीशन एट एल्वियोलाई हो गया। टिश्यू में सारा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चा? रिवर्स हो जाएगा टिश्यू में, क्योंकि अब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग होना है ना, तो अलग होने के लिए क्या करो? सारे के सारे कंडीशन को बच्चा रिवर्स कर दो। टिश्यू में लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई CO2 कर दो, एंड वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है H प्लस का कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं रिलेटिवली हाई रहेगा। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे हीट का ही प्रोडक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं सारे कंडीशन क्या करेंगे बच्चा? ये नीचे वाला सारे कंडीशन क्या करेगा? टिश्यू लेवल पे हाई हो जाएगा और ये बच्चा लो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चा? जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है वह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन हमारा अलग अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? ये कंडीशन याद होना चाहिए बच्चा। इसलिए देखते हो फीवर में टेम्परेचर हाई होता है तो देखते हो सांस लेने का रेट थोड़ा बढ़ जाता है। फीवर टाइम देखते हो सांस लेने का रेट थोड़ा बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उतनी ऑक्सीजन तो फुलफिल हो नहीं पा रही है, तो आप नंबर ऑफ आप रेस्पिरेशन का क्या कर दोगे? दर बढ़ा दोगे ना, रेट बढ़ा दोगे ना, क्योंकि नॉर्मल देखो फीवर टाइम टेम्परेचर हाई रहता है क्या? उसमें एसिडिटी, उसमें आपका pH क्या रहेगा? pH भी लो रहता है बॉडी का, एंड आपका CO2 तो जो नॉर्मल उस समय है, ऑक्सीजन उस समय, बाकी ये दोनों फेवर क्या अगेंस्ट में है ना बच्चा। तो आपको ऑक्सीजन की डिमांड जितनी अभी है उतना ही उस समय भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा उपाय, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा दो। समझ में आएगी नहीं आई बात? आपको 50,000 की जरूरत है, आप 30,000 कमा रहे हो, तो नंबर ऑफ ड्यूरेशन काम करने का बढ़ा दो, नहीं तो कुछ अच्छा स्किल वाला काम ढूंढ लो। इसने क्या किया? अपना रेस्पिरेशन को रेट को ही बढ़ा दिया। समझ में आई बात बच्चा? ऐसा ही बोलते हैं बच्चा माउंटेन एक्लेमेटाइजेशन। जो लोग माउंटेनियरिंग नहीं करते हैं, जो लोग चढ़ते हैं, जैसे केदारनाथ वगैरह तुम लोग
क्लाइंबिंग वो तो बहुत दूर की बात होगी, तुम लोग तो नॉर्मल पैदल तो चलते ही नहीं, माउंटेन पे चढ़नी तो अलग की बात है। नॉर्मल जो केदारनाथ वगैरह जाते हैं या फिर जो हमारा वैष्णो देवी तो बहुत छोटा चीज़ हो गया, कैलाश पर्वत पे वगैरह जाते हैं तो उनको जाने के पहले ना ये जो टूर होती है ना कैलाश पर्वत पे जाने का 3-4 महीने का टूर होता है, पहले उनको ले जाके एकोमोडेट करवाया जाता है पहाड़ पे, समझ में आई बात, उसमें एकोमोडेशन दिया जाता है। या फिर अक्सर देखो जो लोग पहाड़ में रहते हैं उनका चेहरा जो नॉर्मल इधर क्या होता है, इधर जब शादी विवाह होता है तो लोग लाल रंग से कलर कर लेते हैं चेहरे को, लेकिन जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, इसलिए नेचुरल रेडनेस होती है। क्यों बच्चा? क्योंकि उनमें क्योंकि देखो ऊपर गए हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम गया, लेकिन बॉडी को तो डिमांड उतनी है ना, तो क्या करो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ा दो, नहीं तो नंबर ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ा दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करके देंगे, तो उसके वजह से उनका नेचुरल रेडनेस हो जाती है। तो इधर समझ में आई बात बच्चा? जरा देखो बच्चा, अब मैं जरा इस पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ, सुन रहे हो ना? देखना अपने एनसीईआरटी पे फोकस करना। हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, बहुत बड़ी अच्छी बात है, इन प्रेजेंट इन आरबीसी। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर, दिखा दिया ना बच्चा रिवर्सिबल मैनर में, यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, फिर जाके जुड़ेगा, फिर ऑक्सीजन लेवल पे जा टिश्यू, देखो टिश्यू लेवल पे टूटेगा, एल्वियोलाई लेवल पे जुड़ेगा, यानी तो रिवर्सिबल मैनर में जो जुड़ रहा है बच्चा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में ही जुड़ रहा है। आगे देखिए, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, रीजन बता दिया कि 4 हीम के मॉलिक्यूल होते हैं। चलो इस बात को अंडरलाइन कर लेना, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बच्चा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, आ गया क्या? पहला बात पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 आ गया क्या? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन H+ आयन कंसंट्रेशन आ गया क्या? एंड बच्चा टेम्परेचर आ गया क्या? मैंने भी तो ये बातें डिस्कस की है ना कि ये चारों फैक्टर ही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि टिश्यू लेवल पे CO2 बाइंड करेगा तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, एल्वियोलाई लेवल पे ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो ये कंडीशन होना चाहिए। एल्वियोलाई लेवल पे ये कंडीशन है बच्चा, इसका जस्ट रिवर्स कर दो टिश्यू पे, तो टिश्यू पे लो PO2 हाई PCO2 H+ कंसंट्रेशन हाई एंड टेम्परेचर हाई, ठीक है ना बच्चा? तो बात समझ में आई कि नहीं आई बात बच्चा? फैक्टर कैन इंटरफेयर विद द बाइंडिंग। देखो अब जरा देखो आगे देखते हैं, इस सिग्मॉइड कर्व अभी, अब यहां तक क्लियर होने पैराग्राफ, अरे पहला पैरा क्लियर हो ना, अब वापस आ जाओ बच्चा, आप हमारा आ जाओ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे आ जाओ। तो पहला पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा आता है बच्चा? अगर इसी ग्राफ को हम ड्रा करें बच्चा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा आता है? एस शेप का आता है। कैसा आता है बच्चा? देखो मैक्सिमम जगह बायो में सिग्मॉइड कर्व भी आता है, हम इसके अलावा कहाँ पढ़े थे सिग्मॉइड कर्व बच्चा? इकोलॉजी में पढ़े थे। इकोलॉजी के अलावा और कहाँ पढ़े थे बच्चा? पढ़े थे ना एक जगह और, बायोटेक में नहीं पढ़ते, बैच कल्चर कंटिन्यूअस कल्चर में सबसे पहली बार वहीं तो पढ़े थे। बायोलॉजी 2 ग्राफ बताया था, कंटिन्यूअस कल्चर बैच कल्चर में, और उसमें एनसीईआरटी का लाइन भी दिखवाया था कि देखो एनसीईआरटी में लाइन दिए हुए है लेकिन ग्राफ नहीं दिए हुए है। याद आया कुछ? तो 3 जगह हम ये ग्राफ को पढ़ रखे हैं, समझ में आई बात ना बच्चा? तो देखो आगे देखो एनसीईआरटी बोल रहा है, अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चा, दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ कंसंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। देखो कुल मिला के बात देखो, घुमा फिरा के बार वही है, यही फैक्टर का नाम रिपीट हो रहा है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया बच्चा, ये जो ग्राफ आ रहा है, ग्राफ का नेचर कैसा है? सिग्मॉइड कर्व है। कैसा कर्व है इसका? सिग्मॉइड कर्व, सिग्मॉइड नेचर का आ रहा है, यानी एस शेप का आ रहा है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना बच्चा, जिसका बुक है अंडरलाइन, किसका है बच्चा? ये एस शेप कर्व आ रहा है यानी सिग्मॉइड कर्व आ रहा है। अब जरा देखना बच्चा, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जरा सुनना, सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस बात पे ध्यान देना जरा। आप सब लोग अपना फोकस करेगा डायग्राम पे। क्वेश्चन बोलेगा कि अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, क्या करे बच्चा? H+ का कंसंट्रेशन हम
बढ़ा दें, CO2 का कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो ग्राफ राइट साइड शिफ्ट करेगा कि लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा? कैसे शिफ्ट करेगा बच्चा? कैसे? रीजन बोलो। देखो बच्चा सुनो, क्योंकि एक ग्राफ एक्चुअली बोल क्या रहा है कि किस प्रेशर पे लगभग हमारा 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी जितना ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे उतना ही जल्दी ना 50% को अचीव करेगा वो। बोलो, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे उतना ही ज़्यादा ना हाफ सैचुरेशन ले लेगा वो। कोई दिक्कत? अब अगर तुम ज़्यादा देख कर दिए टेम्परेचर वगैरह तो उसको 50% आने में भी टाइम लग जाएगा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? एक तरफ देख रहे हो ना, परसेंटेज सैचुरेशन, वाई एक्सिस पे क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन, और एक्स एक्सिस पे क्या है बच्चा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा तो क्या उतना ही जल्दी सैचुरेशन आ जाएगा हीमोग्लोबिन का? अरे बोल दो। तो कैसे सैचुरेशन मतलब कितनी हीमोग्लोबिन रिक्रूट हो गए? अगर जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन कितने है बच्चा? 50 है, तो ज्यादा प्रेशर देंगे तो तुरंत ही हमारा 25 हीमोग्लोबिन जुड़ जाएगा ना ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। कब ऐसा हुआ बच्चा? जब O2 का मात्रा ज्यादा रखे। अब O2 की मात्रा कम रखते तो यही 25% आने में टाइम लग जाता। ये अगर यही 25% लाने में तुम्हें, जैसे अगर ये 25 हीमोग्लोबिन है बच्चा, मान लो आपको 50 PO2 पे मिल जा रहा है, 25 हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन आपको 50 ऑक्सीजन 50 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे मिल जा रहा है। अगर यही बच्चा आपका H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? यही 25 आने में आपको 50 से ज्यादा लग जाएगा ना बच्चा, यानी ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा ना। यानी और आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्वेश्चन इससे ये बनते हैं। सीनेट का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, नीट का क्वेश्चन बनेगा कि कब हमारा ग्राफ राइट शिफ्ट करेगा, कब हमारा ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करेगा। तो इट विल डिपेंड्स अपॉन द बच्चा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आई बात? इन्फेंट में एक ग्राफ किधर शिफ्ट करता है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है। इन्फेंट में ग्राफ किधर शिफ्ट करता है बच्चा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ये समझ में आई बात? बोलो क्या बोल रही हो? हाँ, कम ही टाइम में ना, क्योंकि उसका ऑक्सीजन का रेट ज्यादा रहता है, तुरंत उसका सैचुरेशन मिल जाएगा उसे। नॉर्मल कंडीशन में तो सिग्माइड करवा ही रहा है। क्वेश्चन बनेगा कि कब राइट शिफ्ट करेगा, कब लेफ्ट शिफ्ट करेगा। कंडीशन वही है, H+ का कंडीशन अगर ज्यादा कर दोगे तो आपका ग्राफ किधर शिफ्ट कर जाएगा बच्चा? नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन में आ जाएगा। तो अगर ग्राफ हमारा इधर शिफ्ट कर रहा है, यानी ग्राफ हमारा इधर शिफ्ट कर रहा है तो राइट साइड में चला जाएगा। अगर PO2 ज्यादा रहेगा तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा हमारा। समझ में आई बात ना? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो रिक्रूटमेंट जल्दी होगा ना हीमोग्लोबिन का, तो ग्राफ किधर शिफ्ट करेगा? ए शिफ्ट में, लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। अगर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो ग्राफ को शिफ्ट करने में 50% आने में क्या लगेगा बच्चा? टाइम लगेगा ना। अरे याद करो, बायोमोलिक्यूल में नहीं पढ़े थे K50 वैल्यू? वही चीज है कि अगर कितने कंसंट्रेशन पे हमारा ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है बच्चा? हीमोग्लोबिन क्या हो जा रहा है? सैचुरेट हो जा रहा है। ठीक है? अगर और भी सिंपल वर्ड में समझाएं, ऐसे समझ सकते हो। आपके पास 10 ही हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं। अब आप सभी 10 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन कैरी करवाना चाहते हो। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन इसको दोगे उतना जल्दी 10 के 10 एक्टिव हो जाएंगे बच्चा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बना लेंगे। बोलो, अगर कम ऑक्सीजन दोगे तो, अगर मान लो ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हो बच्चे, अगर तो कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ग्राफ बच्चा, ये बच्चा कैसा हो जाएगा? सारा का सारा तुरंत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा तो बच्चा ग्राफ मतलब ये रिक्रूट हो पाएगा, रिक्रूट होने में टाइम लग जाएगा इसे। समझ में आई बात? यही बोला जा रहा है। सीनेट में नहीं पूछेगा ये चीज, बस आपको एक आइडिया दे दिया कि ग्राफ हमारा शिफ्ट भी कर सकता है। आपसे बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या बनेगा कि ग्राफ का नेचर कैसा होता है बच्चा? सिग्मॉइड कर। और एक आयन से क्वेश्चन बनता है बच्चा, कौन सा आयन डिसाइड करता है? तो क्लोराइड आयन बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है। पूरा मैकेनिज्म होती है इसके पीछे ये, यानी ग्राफ के शिफ्टिंग के आगे पीछे में कौन सा आयन इन्वॉल्व है? तुम्हारा नाम दे देगा H+ आयन भी। तुम्हें तो पढ़ के आओगे सर H+ आयन, नहीं बच्चा, क्लोराइड आयन इसका मेन है। क्लोराइड आयन शिफ्टिंग
की वजह से होता है। ये जो शिफ्टिंग बोल रहा हूं ना, शिफ्टिंग करवाता कौन है? मेनली क्लोराइड आयन करवाता है। क्लोराइड आयन का मूवमेंट अगर आरबीसी के अंदर होगा तो किधर शिफ्ट करेगा, आरबीसी के बाहर होगा तो किधर शिफ्ट करेगा। आप बस छोड़ दो, मैकेनिज्म छोड़ दीजिए, आप बस इतना याद रखिएगा कौन सा आयन इन्वॉल्व होता है? क्लोराइड आयन इन्वॉल्व होता है। समझ में आया कि नहीं आया बात बच्चा? सीनेट में आपका सिग्मॉइड से ज्यादा नहीं पूछेगा बच्चा, सिग्मॉइड से ज्यादा नहीं पूछने वाला। पीवाईक्यू भी देख लेना, नीट में पहले जब एआई होती थी ना, एआईपीएमटी, तब पूछ दिया जाता था, अब नहीं पूछता है। नीट में तो बिल्कुल एनसीईआरटी आता है। एआईपीएमटी की मैं बात करूँ, एआईपीएमटी जब सीबीएसई करवाता था तो पूछ दिया जाता था। जब पीवाईक्यू बनाओगे 2010 के पहले वाला, मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ग्राफ किधर शिफ्ट हो रहा है। इधर पिछले 2010 के बाद से ऐसा क्वेश्चन दिखा ही नहीं है। हाँ, शिफ्टिंग वाला नहीं आता है। आयंस पूछा गया था कौन सा आयन होता है, और नीट में नहीं, टेस्ट सीरीज जब लगाओगे ना कौन सा आयंस करवाता है, तो आयन बच्चा क्लोराइड आयन बता दिया। H+ आयन भी दिया रहेगा, कंफ्यूजन में H+ आयन मार के आ जाएगा कि बार बार यहाँ पे किसका नाम आ रहा है? H+ आयन का। पूरे पैराग्राफ में कहीं क्लोराइड आयन का जिक्र नहीं आया है, तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं करेगा। तो आयन कौन सा बच्चा? क्लोराइड आयन। क्लोराइड, इसलिए क्लोराइड आयन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है ना। रीजन बच्चा अब पूरा मैकेनिज्म होती है, ये कंसंट्रेशन के आधार पे जब आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयन जाएगा, फिर आरबीसी के बाहर आएगा, तो उसके लिए लंग्स में कैसा प्रेशर होना चाहिए, टिश्यू में कैसा प्रेशर होना चाहिए। आप बस इतना याद रखो, मेन आयन कौन सा है? क्लोराइड आयन है। कोई दिक्कत है बच्चा? तो जैसे देखिएगा आगे मैं पढ़ रहा हूं, उसी के आगे देखो लिखा है वेयर देयर इज हाई PO2, आगे पढ़ना उसी के आगे देखना, हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। ये क्या फेवर करेगा बच्चा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना फॉर्म फेवर करेगा। देखो क्या दिया हुआ है, PCO2 का वैल्यू कम है, H+ का वैल्यू कम है, टेम्परेचर कम है, PO2 का वैल्यू ज्यादा है, तो क्या करेगा बच्चा? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बता दिया हूं कि नहीं बताया हूं? अब आगे देखो, वेयर इन द टिश्यू प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। लो दिया हुआ, लो PCO2 दिया हुआ है, हाई PCO2 दिया हुआ है, हाई H+ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है बच्चा, तो क्या जाएगा? टिश्यू पे जाके डिसोसिएट हो जाएगा। अब बताओ ये पूरा का पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट है? तो तुम्हारा मर्जी है, पूरा का पूरा रंगीन कर दो, नहीं तो ऐसे ही पूरा पढ़ लो। समझ में आई बात ना बच्चा? आगे देखोगे, कंडीशन फेवरेबल डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैंने पीछे यही बार बार बात बता रहा हूं आप लोगों को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज को उसने यहां पे लिख रखा है। मैं बार बार टिश्यू में क्या होगी? कंडीशन रिवर्स हो जाएगी। अरे समझ में आया कि नहीं आया बच्चा बहुआ? अब आगे लिख लेना, एक पॉइंट अंडरलाइन कर लेना, ये फैक्चुअल डाटा है बच्चा। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अंडरलाइन कर लो, कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। समझ में आई बात? फिर से बोल रहा हूं, अंडरलाइन करो इस बात को। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कोई दिक्कत है बच्चा? हाँ, समझ में क्या नहीं आया? अगर 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड है तो टिश्यू कितना ऑक्सीजन दे पाएगा? 5 ml दे पाएगा, ये नॉर्मल कंडीशन में। आगे लिखा हुआ है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। सब चीज सामान्य रहा तो सामान्य क्या रहना चाहिए बच्चा? ये सारे फैक्टर सामान्य रहने चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन करने का मतलब क्या है? ये सारे फैक्टर क्या होना चाहिए बच्चा? नॉर्मल होने चाहिए सामान्य कंडीशन में। जैसा क्या होगा बच्चा? 100 ml जो हमारा ब्लड है कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर पाएगा? 5 ml डिलीवर कर पाएगा। ये फैक्चुअल डाटा है बच्चा, याद होना चाहिए। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बच्चा लंग्स से टिश्यू की तरफ होता है। 2 फॉर्म में किया जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के फॉर्म में, और बाकी बच्चा 3% डिजोल्व फॉर्म में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना बच्चा कुछ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होना चाहिए, लो H+ आयन का कंसंट्रेशन होना चाहिए, लो टेम्परेचर होगा, तभी ये अल्वियोलाई पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा बच्चा? टिश्यू के पास जाएगा। क्या जाएगा? टिश्यू के पास जाएगा। टिश्यू के पास सारा कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, आपने देखा भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो जाएगा, H+ ज्यादा हो जाएगा, और बच्चा टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा।
तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है बच्चा, CO प्लस HB जो बना है, मतलब सॉरी CO नहीं, O2 प्लस HB जो बना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है, अब यह क्या हो जाएगा बच्चा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। क्लियर बच्चा? अभी ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर चला जाएगा और हीमोग्लोबिन बच्चा फ्री है। अब इस हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा बच्चा? CO2 के साथ जुड़ेगा। ये हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ेगा? CO2 के साथ जुड़ेगा। अब CO2 को यहां से वापस कहां गया बच्चा? CO2 को कहां से कहां ले जाना है? टिश्यू से लंग्स की तरफ लेके चला जाना है। क्लियर है ना? तो CO2 टिश्यू से लंग्स की तरफ जाएगा तो बच्चा कौन सा बनेगा? कौन सा हीमोग्लोबिन किसका बनेगा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। तो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? कार्ब एमिनो, बताओ तुम लोग पढ़ रखे हो अभी, तुरंत सब पढ़ लिए। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? हाई PCO2 चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। लो PO2 चाहिए, और बताओ हाई टेम्परेचर चाहिए, एंड बच्चा हाई H प्लस आयन का कंसंट्रेशन चाहिए। तो क्या बनेगा बच्चा? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनेगा। क्लियर है क्या? और फिर ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन किस किस फॉर्म में जाएगा बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना? 20 से 25%। मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट बच्चा बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, एंड देन मिनिमम कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। कोई दिक्कत है बच्चा? अरे बोलो। चलो, तो अब जाएगा फिर अब लंग्स के पास कैसा कंडीशन आ गया बच्चा? लंग्स के पास वापस एक कंडीशन आ गया, फिर लंग्स के पास डिसोसिएट हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेशन होगी। तो ये साइकिल हमारा कैसा चलता रहेगा बच्चा? रिपीट साइकिल चलते रहेगा। तो यानी एनसीईआरटी जो स्टार्टिंग पैरा में बोला है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का बनना 4 बातों पे निर्भर कर रहा है। ऑक्सीजन के प्रेशर पे, CO2 के प्रेशर पे, H प्लस आयनिक कंसंट्रेशन पे, एंड बच्चा टेम्परेचर पे। 5 से 6 बार मैं यही बोल चुका हूँ। आपका मोरल ड्यूटी बनता है घर पे जाके के बाद कम से कम पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तब जाके पक्का याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा? आगे बोलो। आगे बढ़ रहे हैं बच्चा CO2 ट्रांसपोर्ट पे, बढ़े ना? तो CO2 ट्रांसपोर्ट पे जब जाओगे बच्चा, बस CO2 ट्रांसपोर्ट करके खत्म कर रहा हूं। क्या है बोलो? कल कर दे इसे फिर। चलो, कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकते हो। एक बार